हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग विद गौतम में। और आज मैं बताऊंगा क्लास 9th राजनीति विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर का नाम है समकालीन विश्व में लोकतंत्र। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद नहीं मिलती? तो इसका आंसर है ख, विदेशी शासन द्वारा आक्रमण से लोकतंत्र के विस्तार में मदद नहीं मिलती। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन है, आज की दुनिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है ग, आज पहले के किसी दौर से ज़्यादा देशों में शासक का चुनाव लोगों के द्वारा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी एक चुनाव करके इस वाक्य को पूरा कीजिए। तो इसका आंसर है घ, दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इन देशों और लोकतंत्र की उनकी राह में मेल बैठाएं। मतलब इसको मिलान करना है देश लोकतंत्र की ओर। पहला है चिले, तो चिले का होगा सैनिक तानाशाही की समाप्ति। दूसरा ख है नेपाल, तो नेपाल का होगा चौथा राजा ने अपने अधिकार छोड़ने पर सहमति दी। नेक्स्ट है पोलैंड, पोलैंड का होगा तीसरा एक दल के शासन का अंत। और चौथा है घाना वन, तो इसका आंसर है घाना का होगा वन, पहला ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आज़ादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां, गैर लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के लोगों को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों के आधार पर इस कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। इसका आंसर है गैर लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के लोगों को निम्नलिखित मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पहला, चिले के लोगों की मुश्किलें, लोकतंत्र के पक्षधर नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया तथा राष्ट्रपति साल्वाडोर आयेंदे को मार दिया गया। संचार के साधनों पर गैर लोकतांत्रिक शक्तियों का नियंत्रण हो गया। तानाशाह राष्ट्रपति जनरल ऑगस्टो पिनोशे अमेरिका का अनुयायी हो गया क्योंकि अमेरिका की सरकार ने तख्तापलट की इस कार्यवाही में उसकी पैसे से मदद की थी। ऑगस्टो पिनोशे ने जनरल अल्बर्टो बेसेले जैसे सैनिकों, अधिकारियों तथा लोकतंत्र समर्थक असंख्य लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उनके परिवारों को जेल में डालकर यातनाएं दी गई। नेक्स्ट है दूसरा, पोलैंड के लोगों की मुश्किलें, तो इसका है 1980 में पोलैंड में गैर लोकतांत्रिक साम्यवादी महाशक्ति सोवियत संघ समर्थित साम्यवादी दल पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी के शासन में आम लोगों की बुरी तरह प्रताड़ित किया। इस दल के नेता जारुजेल्स्की ने विरोध करने वाले लोगों, नेताओं व दलों का अमानवीय ढंग से दमन किया। मजदूरों को संघ बनाने, अधिकार मांगने तथा हड़ताल करने की आज़ादी नहीं थी। 14 अगस्त 1980 को लेक वालेसा के नेतृत्व में कर्मचारियों की हड़ताल शुरू हुई। इसके सफल होने पर मजदूर संगठन सॉलिडेरिटी बना, जिसने जारुजेल्स्की से अधिकारों की मांग की। जारुजेल्स्की ने पूरे देश में मार्शल लॉ लागू कर संगठन बनाने तथा सरकार का विरोध करने वालों
को क्रूरता से दमन किया। 1989 तक अनेकों अत्याचार सहन करने के पश्चात अक्टूबर 1990 में लेक वालेसा चुनाव जीतकर पोलैंड के राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। जब सेना लोकतांत्रिक शासन को उखाड़ फेंकती है तो सामान्यतः कौन सी स्वतंत्रताएं छीन ली जाती है? तो पहला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सैनिक शासन में किसी को भी सरकार के विरोध में बोलने की आज़ादी नहीं होती। दूरदर्शन, रेडियो तथा समाचार पत्रों में जैसे संचार के सभी साधनों पर सैनिक शासकों का अधिकार होता है। देश का शासन उनकी इच्छानुसार चलता है। दूसरा है घूमने की स्वतंत्रता। तो सैनिक शासन में आज़ादी से घूमने की स्वतंत्रता छीन ली जाती है। सरकार जब चाहे जिसको चाहे नज़रबंद कर सकती है तथा जेल में डाल सकती है अथवा मौत के घाट उतार सकती है। नेक्स्ट है तीसरा संपत्ति की स्वतंत्रता। सैन्य सरकार किसी अमीर व्यापारी, उद्योगपति तथा पूंजीपति की निजी संपत्ति का अधिकार कर सकती है। जब सब कुछ सरकार का होता है वह अपने समर्थकों को सरेआम लाभ पहुंचाती है। चौथा संगठन बनाने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति सैनिक सरकार के विरोध में संगठन या दल नहीं बना सकता। थोड़ी सी सरकार विरोधी गतिविधि भी उसे जेल पहुंचा सकती है। पांचवा मताधिकार की स्वतंत्रता। लोगों को किसी भी प्रकार के चुनावों में भाग लेने की स्वतंत्रता नहीं होती। यदि चुनाव के परिणाम सैनिक सरकार के खिलाफ हो तो सरकार उन्हें नहीं मानती और सैनिक तानाशाह राष्ट्रपति की मनमानी चलती है। चुनाव तो मात्र दिखावा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन। वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र बढ़ाने में इनमें से किन बातों से मदद मिलेगी? प्रत्येक मामले में अपने जवाब के पक्ष में तर्क दीजिए। पहला है मेरा देश अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को ज़्यादा पैसे देता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे साथ ज़्यादा सम्मानजनक व्यवहार हो और मुझे ज़्यादा अधिकार मिले। तो इसका आंसर है लोकतंत्र बढ़ाने में यह बात बिल्कुल मददगार सिद्ध नहीं हो सकती। सम्मान का व्यवहार सभी देशों के साथ किया जाना चाहिए। अधिक धन देकर अधिक अधिकार लेना लोकतंत्र के विरुद्ध है। जब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं सभी राष्ट्रों के साथ समानता का व्यवहार करेंगी, केवल तभी लोकतंत्र बढ़ाने में मदद मिलेगी। ख नंबर है मेरा देश छोटा या गरीब हो सकता है लेकिन मेरी आवाज़ को समान आदर के साथ सुना जाना चाहिए क्योंकि इन फैसलों का मेरे देश पर भी असर होगा। तो इसका आंसर है यह बात पूर्णतया सही है तथा लोकतंत्र बढ़ाने में सहायक है। अंतर्राष्ट्रीय फैसले व कानून सभी राष्ट्रों को प्रभावित करते हैं। किसी देश के क्षेत्रफल, अमीर गरीब तथा विकास आदि से प्रभावित न होते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अन्य देशों के समान उसकी आवाज़ को भी सुनना चाहिए। फैसले सभी देशों के हितों के अनुरूप होने चाहिए। नेक्स्ट है ग नंबर। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अमीर देशों की ज़्यादा चलनी चाहिए। गरीब देशों की संख्या ज़्यादा है। सिर्फ इसके चलते अमीर देश अपने हितों का नुकसान नहीं होने दे सकते। तो इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर सभी नियम मुट्ठी पर अमीर देशों के पक्ष में बनाए गए तो गरीब देश और गरीब हो जाएंगे। लोकतंत्र के प्रसार के लिए गरीब देशों को अधिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए भी आवश्यक है। अतः यह बात ठीक नहीं है। लोकतंत्र का विकास गरीब देशों के विकास में ही निहित है।
नेक्स्ट है घ नंबर, भारत जैसे बड़े देशों की आवाज़ का अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में ज़्यादा वजन होना ही चाहिए। तो इसका आंसर है भारत संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, परंतु यह भी पूर्णतया ठीक नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में बड़े लोकतांत्रिक देशों की बात का ही ज़्यादा वजन होना चाहिए। देश चाहे छोटा हो या बड़ा, उसमें लोकतंत्र हो या नहीं, मानवीय मूल्यों के हित में और लोकतंत्र के खिलाफ लोकतंत्र के विकास की ओर अग्रसर विचारों को महत्व अवश्य देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर, नेपाल के संकट पर हुई FTV चर्चा में व्यक्त किए 3 विचार कुछ इस प्रकार थे। इनमें से आप किसे सही मानते हैं और क्यों? तो पहला वक्ता है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए राजशाही के खिलाफ और लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने वाले नेपाली लोगों के समर्थन में भारत सरकार को ज़्यादा दखल देना चाहिए। दूसरा वक्ता है, यह एक खतरनाक तर्क है। हम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां इराक के मामले अमेरिका पहुंचा है। किसी भी बाहरी शक्ति के सहारे लोकतंत्र नहीं आ सकता। तीसरा वक्ता है, लेकिन हमें किसी देश के आंतरिक मामलों की चिंता ही क्यों करनी चाहिए? हमें वहां अपने व्यावसायिक हितों की चिंता करनी चाहिए, लोकतंत्र की नहीं। तो तीनों वक्ता का आंसर है, यह ठीक है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन पड़ोसी देशों के आंतरिक मामलों के हस्तक्षेप करना एक लोकतांत्रिक देश की सरकार को विदेश नीति के विरुद्ध है। भारत नेपाल के लोगों को नैतिक समर्थन दे सकता है तथा नेपाल नरेश को आपसी बातचीत के लिए प्रेरित कर सकता है। नेपाल में या किसी भी अन्य देश में भारत तब तक दखल नहीं देगा जब तक कि कोई देश मानवीय मूल्यों को बचाने हेतु मदद न मांगे। अतः पहले वक्ता का विचार सही नहीं है। दूसरे वक्ता का विचार बिल्कुल सही है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब किसी भी देश में बाहरी शक्तियों ने लोकतंत्र कायम किया तो वहां लोकतांत्रिक सरकार ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। लोकतंत्र की स्थापना के लिए देश की स्थानीय जनता में जागरण, लोकतंत्र की समझ, इस प्रणाली को लागू करने की दृढ़ इच्छा शक्ति तथा संघर्षशील, सशक्त एवं विद्वान नेताओं का होना आवश्यक है। लोकतंत्र का मूल्य केवल वही समझ सकते हैं जो कुर्बानी, बलिदान एवं संघर्ष के बाद इसे प्राप्त करते हैं। अगर कोई भी शक्तिशाली देश जबरदस्ती किसी देश में लोकतंत्र स्थापित करता है तो उसकी भी अमेरिका की तरह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में किराकिरी आलोचना होगी। अतः दूसरे वक्ता के विचार सर्वथा उचित है। तीसरे वक्ता का, एक पड़ोसी देश या अंतर्राष्ट्रीय समाज का अंग होने के कारण विश्व में होने वाली घटनाओं पर चिंता स्वाभाविक रूप से हो ही जाती है, परंतु जहां मानवता का हनन हो रहा हो वहां व्यावसायिक हितों के लिए समर्थन देना अनुचित है। वैश्विक स्तर पर मानवता की रक्षा करना सर्वोपरि है। अतः तीसरे वक्ता का विचार भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर और ये थोड़ा लॉन्ग है, तो चलिए देखते हैं। एक काल्पनिक देश आंदोलक में लोग विदेशी शासन को समाप्त करके पुराने राज परिवार को सत्ता सौंपते हैं। वे कहते हैं, आखिर जब विदेशियों ने हमारे ऊपर राज करना शुरू किया तब इन्हीं के पूर्वज हमारे राजा थे।
यह अच्छा है कि हमारा एक मजबूत शासक है जो हमें अमीर और ताकतवर बनने में मदद कर सकता है। जब किसी ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की बात की तो वहाँ के सयाने लोगों ने कहा कि यह तो एक विदेशी विचार है। हमारी लड़ाई विदेशियों और उनके विचारों को देश में खदेड़ने की थी। जब किसी ने मीडिया की आज़ादी की मांग की तो बड़े बुजुर्गों ने कहा कि शासन की ज़्यादा आलोचना करने से नुकसान होगा और इससे अपने जीवन स्तर को सुधारने में कोई मदद नहीं मिलेगी। आखिर महाराज दयावान हैं और अपनी पूरी प्रजा के कल्याण में बहुत दिलचस्पी लेते हैं। उनके लिए मुश्किलें क्यों पैदा की जाए? क्या हम सभी खुशहाल नहीं होना चाहते? तो इसका आंसर है उपरोक्त उदाहरण को पढ़ने के बाद चमन, चंपा और चंदू ने कुछ इस तरह के निष्कर्ष निकाले। चमन, आंदोलक एक लोकतांत्रिक देश है क्योंकि लोगों ने विदेशी शासकों को उखाड़ फेंका और राजा का शासन बहाल किया। चंपा, आंदोलक लोकतांत्रिक देश नहीं है क्योंकि लोग अपने शासन की आलोचना नहीं कर सकते। राजा अच्छा हो सकता है और आर्थिक समृद्धि भी ला सकता है, लेकिन राजा लोकतांत्रिक शासन नहीं ला सकता। चंदू, लोगों को खुशहाली चाहिए, इसलिए वे अपने शासन को अपनी तरफ से फैसले लेने देना चाहते हैं। अगर लोग खुश हैं तो वहाँ का शासन लोकतांत्रिक ही है। इन तीनों कथनों के बारे में आपकी क्या राय है? इस देश में सरकार के स्वरूप के बारे में आपकी क्या राय है? तो इसका उत्तर 1 है चमन के कथन पर राय। चमन के कथन के अनुसार लोगों ने विदेशी शासन को हटाकर राजतंत्र स्थापित कर दिया है। राजा का शासन और लोकतंत्र दो विपरीत शासन है, अतः चमन का आंदोलक को लोकतांत्रिक देश कहना गलत है क्योंकि राजा जनता की किसी भी स्वतंत्रता को छीन सकता है। राजतंत्र में मताधिकार के प्रयोग का कोई अवसर व महत्व नहीं होता। दूसरा, चंपा के कथन पर राय। चंपा का कथन पूर्ण रूप से ठीक है। राजतंत्र और लोकतंत्र में कोई समानता नहीं होती। लोकतंत्र के मूलतत्व समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति, संगठन, निर्माण, नेता स्वयं चुनने जैसी स्वतंत्रताएं राजतंत्र में संभव नहीं है। राजतंत्र भी कल्याणकारी हो सकता है। तीसरा, चंदू के कथन पर राय। तो इसका है चंदू का कथन भी ठीक नहीं है। खुशहाली का अर्थ लोकतंत्र नहीं हो सकता। आंदोलक के लोग अपनी खुशहाली के लिए राजा को ही फैसले लेने देना चाहते हैं, परंतु जब तक सरकार का मुखिया आम लोगों द्वारा मताधिकार के प्रयोग से ना चुना गया हो तब तक कोई शासन लोकतांत्रिक नहीं हो सकता। इन तीनों कथनों से हम निष्कर्ष निकालते हैं कि आंदोलक लोकतंत्र नहीं बल्कि राजतंत्र है। वहाँ की सरकार राजा द्वारा चलाई जाएगी, ना कि लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा। अतः केवल चंपा का कथन ही सही है, चमन और चंदू का नहीं। दोस्तों, आप लोग नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलता हूं इसी तरह के वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।